ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 41। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। अगली सुबह सुबह वॉशरूम के अंदर से आव्या के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रुद्र, स्टॉप इट, बस बहुत हो गया, मत करो ना। वॉशरूम के अंदर रुद्र और आव्या शार के नीचे खड़े थे और दोनों मस्ती करने में व्यस्त थे। रुद्र आव्या की कमर पर गुदगुदी कर रहा था और आव्या हंसते उसे मना कर रही थी। आव्या की हंसी देखकर रुद्र के होंठों पर भी मुस्कान थी और वो मुस्कुराते हुए ही आव्या को और ज़्यादा हंसा रहा था। आव्या उसके हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, छोड़ो ना, मुझे पेट दर्द हो रहा है। रुद्र वो आव्या की कमर से हाथ हटा लेता है। आव्या थोड़ा दूर होकर राहत की सांस लेती है। आव्या उसे घूरते हुए कहती है, रुको अब, मैं भी तुम्हें गुदगुदी करती हूँ। इतना बोलते ही वो आगे बढ़ जाती है। आव्या रुद्र को गुदगुदी करने लगती है। रुद्र के मुंह से एकदम से ही आवाज़ निकलती है, मत करो बेबी गर्ल। हैरानी तो आव्या को तब होती है जब सच में रुद्र को गुदगुदी होने लगती है। आव्या हंसते हुए कहती है, तुम्हें सच में गुदगुदी होती है? इतना बोलकर आव्या अपनी उंगलियों को आगे करके डेविल स्माइल करती है और आगे बढ़ने लगती है। रुद्र पीछे हटते हुए कहता है, बेबी गर्ल स्टॉप इट, मैंने कहा स्टॉप। इतना बोलते ही वो बाथटब से भरे पानी में गिर जाता है। वो इतनी तेज़ी से पीछे जा रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे बाथटब है। उसके पानी में गिरते ही आव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रुद्र उसे बाथटब में लेटा हुआ घूर कर देखता है। आव्या हंसते हुए उसके पास जाने लगती है। तभी अचानक नीचे ज़मीन पर गिरे साबुन से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे रुद्र के ऊपर गिर जाती है। आव्या की हंसी भी एकदम से बंद हो जाती है। आव्या इस वक्त एक ड्रेस में थी। उसकी पहनी हुई ड्रेस बस थाई तक थी। वो पतली फीते की ड्रेस थी जिसमें आव्या का पूरा बदन बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिख रहा था। ऊपर से उसका भीगा बदन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। वहीं रुद्र शर्टलेस था और उसने नीचे ट्रैक पैंट पहनी थी। आव्या के दोनों हाथ इस वक्त रुद्र के सीने पर थे। वहीं रुद्र ने उसकी बाजुओं को पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए हों। आव्या धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। रुद्र आव्या के गीले बालों को हटाते हुए कहता है, नाइस कॉम्प्लीमेंट, आई लाइक इट। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, सच कह रही हूँ, आज तुम्हारी हंसी देखकर मैं फिर एक बार फिदा हो गई। रुद्र कहता है, अच्छा, पहली बार कब फिदा हुई थी? आव्या की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। आव्या कहती है, जब हम दोनों आमने सामने पहली बार मिले थे तभी फिदा हो गई। रुद्र आव्या के गाल पर अपनी नाक से रब करते हुए कहता है, फर्स्ट टाइम कोई तारीफ कर रहा है मेरी, एंड सीरियसली मुझे तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आव्या तुरंत ही कहती है, तुम हो ही तारीफ के काबिल। रुद्र अब चुपचाप आव्या को देखता रहता है। आव्या रुद्र के होंठों को देखती है, फिर आगे बढ़कर उसे किस करने लगती है। रुद्र आव्या के बालों को धीरे से पकड़ लेता है और बहुत ही अग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। दोनों में से कोई भी कम नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को इंटेंशनली किस कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के होंठ अलग होते हैं। आव्या अब रुद्र के चेहरे से होकर उसकी गर्दन और सीने को किस करने लगती है। रुद्र आव्या के बालों को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि वो तुरंत ही अपना कंट्रोल खो रहा था। आव्या अपने हाथ को रुद्र के सीने को बहुत ही सेडक्टिवली छू रही थी। रुद्र अचानक ही आव्या को नीचे करके खुद ऊपर आ जाता है। अब वो आव्या को किस करने लगता है। आव्या की सांसों की आवाज़ तेज़ हो जाती है। रुद्र आव्या की ड्रेस को फाड़कर हटा देता है। आव्या उसे देखकर हंसते हुए कहती है, आराम से। रुद्र आव्या की बात सुनकर उसे देखते हुए उसकी गर्दन पर लिक करता है। आव्या सिहर उठती है। रुद्र कुछ सोचकर आव्या के ऊपर से हटता है और वॉशरूम से बाहर चला जाता है। आव्या थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। रुद्र कुछ ही पलों में वापस आता है। आव्या रुद्र के हाथ को देखती है। उसके हाथ को देखते हुए वो कहती है, ये तुमने कब लिया? रुद्र अब फिर एक बार आव्या के ऊपर आ जाता है और किस करते हुए कहता है, जब तुमने कहा कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। आव्या अब कुछ नहीं कहती। वो अपनी आंखें बंद करती है और रुद्र को फील करने लगती है। रुद्र और आव्या के अब सारे कपड़े नीचे गिरे हुए थे। रुद्र आव्या की बंद आंखों को देखता है, फिर एक झटके से ही उसे अपने आप में समा लेता है। आव्या के मुंह से आह निकल जाती है। आव्या अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करके आगे बढ़ जाता है। आव्या रुद्र को टाइटली पकड़ लेती है। कुछ घंटों बाद आव्या साड़ी में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वहीं रुद्र बेड पर बैठा हुआ अपने जूते पहन रहा था। आव्या अपने बालों को सुखाती है, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर लेती है। इतना करते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। रुद्र भी रेडी होकर खड़ा हो जाता है। वो अपने फ़ोन को उठाकर आव्या को देखकर कहता है, बेबी गर्ल, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। आव्या हाँ कहती है तो रुद्र चला जाता है। आव्या कमरे में कुछ बिखरे सामान को समेटती है और फिर वो खुद भी कमरे से बाहर निकल जाती है। गार्डन।
ध्रुवंश अपनी जीप रोककर जल्दी से उतरता है और एक तरफ जाता है। कुछ दूरी पर ही उसे टॉप और शॉर्ट जीन्स में एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। ध्रुवंश उसके थोड़ा पास जैसे ही जाता है उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो बहुत ही सीरियस होकर कहता है, ऑल आर ओके। वो लड़की ध्रुवंश की ओर पलटती है। उसकी आंखों में इस वक्त सनग्लासेस थे। वो ध्रुवंश को देखते ही कहती है, गुड मॉर्निंग बॉस, एंड सब कुछ ठीक है, बस आपको कुछ दिखाना है। ध्रुवंश जल्दी से कहता है, हाँ तो जल्दी करो ना मायरा। मायरा जल्दी से कहती है, ओके लेट्स गो बॉस। इतना बोलते ही मायरा कुछ दूरी पर खड़ी हुई स्पोर्ट्स बाइक पर बैठती है। ध्रुवंश भी जाकर मायरा के पीछे बैठ जाता है। ध्रुवंश मायरा की कमर को पकड़ लेता है, जिसे महसूस करते ही मायरा उसे आईने से देखती है। फिर झटके से बाइक स्टार्ट करती है। ध्रुवंश के हाथ अब मायरा के पेट को कसकर पकड़ लेते हैं। मायरा बाइक की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देती है। कुछ देर में दोनों ही खंडर में पहुंचते हैं, जहाँ भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जो किंग यानी कि ध्रुवंश के थे। खंडर को देखते ही ध्रुवंश सर्द नज़रों से मायरा को देखता है। मायरा ध्रुवंश को देखकर उसे चलने के लिए कहती है। ध्रुवंश अपनी गन निकालते हुए कहता है, अगर आज मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो आई स्वेयर आई विल किल यू मायरा। इतना बोलते ही वो मायरा को घूर कर देखता है। मायरा हाथ दिखाते हुए ध्रुवंश को आगे बढ़ने का इशारा करती है। दोनों खंडर के अंदर पहुंचते हैं। अंदर एक लड़की को चेयर से बांध कर रखा गया था। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। ध्रुवंश बंधी हुई लड़की को देखकर मायरा को देखता है। मायरा लड़की को देखकर बिना भाव के कहती है, जिसने डायमंड चुराया है ये उसकी इकलौती बेटी है। उनकी बेटी उन्हें बहुत प्यारी है, डायमंड से भी ज़्यादा। ध्रुवंश गौर से उस लड़की को देखता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को चेहरे से हटाने ही वाला होता है कि उसे कुछ याद आता है और वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। ध्रुवंश मायरा को देखकर उसे उस लड़की के बाल हटाने को कहता है। मायरा उस लड़की के बालों को हटाने वाली थी कि तभी ध्रुवंश का कॉल रिंग होता है। वो फ़ोन देखता है जिसमें कायरा का कॉल आ रहा था। ध्रुवंश अपनी उंगलियों से मायरा को इशारा करता है। मायरा अपने हाथ पीछे कर लेती है। ध्रुवंश कायरा का कॉल रिसीव करने ही वाला होता है कि कायरा कॉल कट कर देती है। ध्रुवंश गहरी सांस बहुत ही सर्द आवाज़ में कहता है, और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें डायमंड वापस लाने का? जो दुश्मनी है प्रोफेशनल है, उसे पर्सनल मत करो, छोड़ो इसे और इसे घर पहुंचा दो। ध्रुवंश इतना बोलते ही मायरा की बाइक की चाबी लेता है और जाते हुए कहता है, मेरे घर आकर बाइक ले लेना। ध्रुवंश बाइक के पास पहुंचा ही था कि वो कायरा को कॉल करके ईयरबड्स अपने कान में लगा लेता है। ध्रुवंश बाइक में बैठकर उसे स्टार्ट करता है। कायरा भी कॉल रिसीव कर लेती है। ध्रुवंश कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। होटल। ध्रुवंश एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही कायरा उसे हक कर लेती है। ध्रुवंश कायरा की पीठ पर हाथ रखता है, फिर कमरे को बहुत ही गौर से देखने लगता है। कायरा सिर उठाकर ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए उसके कोट को उतार देती है। कायरा अब जाकर दरवाज़ा बंद करती है। ध्रुवंश उसे बिना देखे कहता है, क्या कर रही हो तुम कायरा? कायरा ध्रुवंश के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड के पास ले जाकर धक्का देती है। ध्रुवंश पीठ के बल बेड पर लेट जाता है। कायरा उसे देखते हुए अपना ओवरकोट निकालकर फेंक देती है और ध्रुवंश के ऊपर आ जाती है। कायरा अब ध्रुवंश की शर्ट के बटन को खोलने लगती है। बटन खोलते हुए वो जैसे ही ध्रुवंश के लिप को किस करने को होती है, ध्रुवंश उसे साइड में धक्का देकर तुरंत उठ जाता है और अचानक ही कायरा पर चिल्लाता है, स्टॉप इट कायरा। कायरा मुंह बनाकर कहती है, अब तक कुछ शुरू ही कहाँ हुआ है ध्रुवंश। ध्रुवंश कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम क्या हर वक्त मुझसे फिजिकल होने के लिए बुलाती हो? लाइक सीरियसली, जितना हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की उससे ज़्यादा तो फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। कायरा बेड से उठकर खड़ी होती है और ध्रुवंश की गर्दन में बाहें डालकर कहती है, क्योंकि ध्रुवंश सूर्यवंशी, बात करने से ज़्यादा फिजिकल होने से रिलेशन मजबूत रहता है और मुझे तुम्हारे साथ मजबूती से बनना है, जो हमें कोई अलग ना कर पाए। यू नो ना, आई लव यू सो मच। ध्रुवंश कायरा की आंखों में गौर से देखता है। कायरा ध्रुवंश के एक हाथ को पकड़कर अपनी कमर पर रखती है और कहती है, जस्ट 5 टाइम्स, सिर्फ 5 बार ही तो फिजिकल हुए हैं, फिर तुम ज़्यादा कैसे बोल सकते हो? ध्रुवंश कायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, धारा प्लीज़, फिजिकल नहीं होना है मुझे। बिना फिजिकल हुए भी रिश्ते चलते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। ध्रुवंश के मुंह से धारा का नाम सुनकर कायरा अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेती है। वो ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझसे मन भर गया है ना तुम्हारा? ध्रुवंश हैरानी से उसे देखता है। कायरा ध्रुवंश से दूर होकर कहती है, ऑफकोर्स भर ही गया होगा। ध्रुवंश गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, आर यू मैड? कायरा नीचे से अपना ओवरकोट उठाकर पहन लेती है। कायरा वहां से जाते हुए कहती है, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। कायरा जोर से दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल जाती है। ध्रुवंश को समझ ही नहीं आता कि अचानक से हुआ क्या। ध्रुवंश पहले तो सोच में ही पड़ जाता है, फिर वो भी दौड़ते हुए जल्दी से कायरा के पीछे चला जाता है। कायरा अब तक होटल के बाहर निकल चुकी थी। ध्रुवंश दौड़ते हुए उसके पास पहुंचकर कहता है, काया मेरी बात सुनो। कायरा ध्रुवंश को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, अब सुनने और सुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा ध्रुवंश। मैंने क्या सोचकर तुमसे प्यार किया और तुम क्या निकले। मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार थी और तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं एक हफ्सी हूँ। ध्रुवंश तुरंत उसके सामने खड़े होकर चेहरे को पकड़ लेता है और कहता है,
ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा। मैं बस तुमसे इतना बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्ट होना है, लेकिन फिजिकली नहीं। कयारा गुस्से से ध्रुवंश के हाथ को झटक कर कहती है, तो फिजिकली किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो? धारा के साथ? उसे तो तुमने कभी मना नहीं किया। ध्रुवंश धारा का नाम सुनकर और ज़्यादा हैरान हो जाता है। ध्रुवंश कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या बोले जा रही हो? उसके साथ मैं एक ही बार फिजिकल हुआ था, बताया तो था मैंने, और उसे बीच में लाने का कोई मतलब ही नहीं है। कयारा चिल्लाकर कहती है, मतलब है ध्रुवंश सूर्यवंशी, मतलब है। यू नो वॉट, मेरे होते हुए भी तुम उसे याद करते हो। हाँ, वो तुम्हारा पहला प्यार है या जो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, तो उसे तुम्हें भूलकर मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। ध्रुवंश काफ़ी सीरियस होकर कहता है, सीरियसली कयारा सहगल, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, और मैंने ये बात तुम्हें पहले भी क्लियर कर दी थी। मैं उससे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। वो मेरा प्यार है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। कयारा ध्रुवंश के बहुत करीब आती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तो मैं क्या हूँ, तुम्हारी टाइम पास गर्लफ्रेंड? तुम ना अब भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। इतना बोलते ही कयारा तेज़ कदमों से जाने लगती है। ध्रुवंश फिर से कयारा के पीछे जाता है। वो कयारा के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। कयारा सीधे ध्रुवंश के सीने से टकरा जाती है। ध्रुवंश कयारा की कमर में दोनों तरफ हाथ लपेट लेता है। दोनों रोड पर थे और सभी लोग उन्हें देख रहे थे। कयारा सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है, फिर खुद को छुड़ाने लगती है। ध्रुवंश कयारा को देखते हुए कहता है, तुम मेरी लाइफ टाइम पार्टनर हो, भले तुमसे ज़िंदगी शुरू ना हुई हो, लेकिन ख़त्म तो तुम्हारे साथ ही होगी ना। अब बताओ हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कयारा चुप होकर सिर झुका लेती है। फिर कुछ वक्त बाद वो ध्रुवंश को देखकर अपने दोनों हाथ बढ़ा देती है। कयारा के रिएक्शन को देखकर ध्रुवंश उसकी कमर को पकड़कर उठाता है। कयारा अपने दोनों पैर ध्रुवंश की कमर पर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथ उसके गले में लपेट लेती है। ध्रुवंश उसे उसी तरह से अब लेकर जाने लगता है। कयारा बहुत ही शांति से ध्रुवंश के सीने पर अपना सिर रखे हुए थी। ध्रुवंश अब अपनी कार के पास आता है। ये कार कयारा की थी। कयारा गुस्से में बिना कार लिए ही जा रही थी। ध्रुवंश कार का दरवाज़ा खोलकर कार के अंदर कयारा को बिठा देता है। ध्रुवंश अब खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है। उसके सीट पर बैठते ही कयारा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती है। ध्रुवंश उसे अपने साथ ड्राइविंग सीट बांधता है और कार स्टार्ट कर लेता है। कुछ देर बाद वो एक शांत सी जगह पर कार रोकता है। ध्रुवंश गहरी सांस लेकर कयारा को गले लगा लेता है। कयारा अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है, आई कांट लूज यू। ध्रुवंश शांति से जवाब देता है, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा। ध्रुवंश के इतना बोलते ही दोनों के बीच बिल्कुल शांति फैल जाती है। वक्त बीतता जाता है। बहुत शांति के बीच ध्रुवंश कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही कयारा ध्रुवंश से अलग होकर उसे देखती है। ध्रुवंश कयारा की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है काया, और ऐसे तुमसे दूर रहकर अब मैं नहीं जी सकता। कयारा धीरे से ध्रुवंश के लिप्स पर किस करती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, आई लव यू, बट डैडी मना कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। उन्हें तुम पसंद नहीं, तुम्हारा करियर पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलने से भी मना कर दिया और तुमसे भी, लेकिन मैं तुम्हारे पास कैसे भी करके आ जाती हूँ। ध्रुवंश फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, उनकी प्रॉब्लम क्या है? मेरे करियर से उनका क्या लेना देना? और मॉम डैड ने तो उनसे बात कर ली थी ना। तब तो ठीक है कहा था। कयारा ध्रुवंश के छोटे छोटे बियर्ड को छूते हुए कहती है, हाँ शायद वो तुम्हारे डैड से डर गए हों। कयारा बहुत ही गौर से ध्रुवंश के फेस फीचर्स को देखने लगी थी। वो उसके गाल को सहलाते हुए कहती है, छोड़ो, मुझे वो सब बात नहीं करना। वैसे तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। ध्रुवंश का ध्यान कयारा की बातों से होकर उसके ऊपर जाता है। कयारा की नीली आंखें उसे ही देख रही थी। उसका चिकना चेहरा चमक रहा था। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो मैं हमेशा से हूँ। उसके इतना बोलते ही कोई नॉक करता है। ध्रुवंश थोड़ा हैरान होकर देखता है। आईने के पीछे चेहरे को देखकर ध्रुवंश के एक्सप्रेशंस बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। ध्रुवंश ग्लास नीचे करता है। मायरा सामने खड़ी थी। ध्रुवंश उसे घूरकर देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मायरा एक नज़र कयारा को देखती है। कयारा भी उसे ही देख रही थी। मायरा अब सिर झुकाकर कहती है, बॉस मेरी बाइक आपके घर पर नहीं है। ध्रुवंश को याद आता है कि उसने मायरा की बाइक होटल के बाहर ही छोड़ दी थी, वो भी चाबी के साथ। ध्रुवंश याद करते हुए कहता है, वो तो मैंने होटल के बाहर छोड़ दी, तुम वहाँ से जाकर ले लेना। मायरा तुरंत कहती है, मैंने वहाँ भी देख ली, लेकिन आपको ट्रेस करते हुए यहाँ आई हूँ। ध्रुवंश भी झट से कहता है, फिर तो चोरी हो गई होगी, क्योंकि मैं चाबी वहीं पर भूल गया। तुम एक काम करो, अघी से पैसे ले लो और न्यू खरीद लो। उससे कहो कि मैंने कहा है। मायरा की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वो सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है और कहती है, बॉस वो बाइक मेरे भाई ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी और मुझे वो बहुत प्यारी थी। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं।
कायरा मायरा की बातों को सुनकर बीच में कहती है, सो पैसे तो दे रहे हैं ना, उसकी जगह पर दूसरी ले लो, इसके लिए हम दोनों को डिस्टर्ब करना ज़रूरी है। कायरा अब ध्रुवंश को देखकर कहती है, ध्रुवंश चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ ऐसे लोग ना आ पाएं। ध्रुवंश मायरा को देखता है जिसने अभी सिर झुकाए रखा था और उसके आंसू बहते जा रहे थे। ध्रुवंश का ध्यान उसी पर था। तभी कयारा थोड़ा जोर से कहती है, ध्रुवंश चलो। ध्रुवंश का ध्यान अब कयारा पर जाता है। कयारा को चलने का इशारा करती है। ध्रुवंश भी कार स्टार्ट करता है और उसकी कार वहां से चली जाती है। मायरा कार को जाते हुए देखती रहती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम अकी था। अकी मायरा से कहता है, क्या हुआ, बॉस ने क्या कहा? मायरा अपने आंसुओं को पोंछती है। तभी अकी कहता है, मायरा तुम रो रही हो। मायरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसे रोते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसकी स्ट्रांगनेस की वजह से ध्रुवंश उसे हर काम में आगे रखता था। मायरा कहती है, नहीं, वो आंखों में धूल चली गई थी, इसीलिए आंसू आ गए। चलो। इतना बोलते ही मायरा आगे बढ़ जाती है। अकी भी आगे बढ़ जाता है। अकी अपनी बाइक पर बैठता है। मायरा उसके पीछे बैठ जाती है। रात के वक्त मायरा इस वक्त हॉस्पिटल में चेयर पर बैठी थी। उसके सामने एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था। मायरा उसे एकटक देख रही थी। उस लड़के की आंखें धीरे से खुलती हैं। वो अपना चेहरा घुमाकर मायरा को देखता है। उसके देखते ही मायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो लड़का मायरा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, आर यू फाइन? मायरा मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहती है, हाँ भाई, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मायरा का भाई आशीष, जिसका एक एक्सीडेंट में पैर कट गया था और 2 साल तक वो कोमा में ही था। कुछ महीने पहले ही कोमा से बाहर आया था। मायरा ने अपने भाई के लिए ही माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया, क्योंकि एकमात्र उसका वही एक सहारा था। आशीष भी माफिया वर्ल्ड में था, इसीलिए मायरा वहां आसानी से चली गई। आशीष चादर से ढके अपने पैरों को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया मायरा, और शायद आगे रख भी ना पाऊँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मायरा इमोशनल हो जाती है और अपने भाई के हाथ पर किस करते हुए कहती है, आप ठीक हो जाओ, बस मुझे यही चाहिए भाई, और मैं कुछ नहीं चाहती। आशीष कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे इलाज के लिए तुमने अपनी बाइक तो नहीं बेच दी? क्योंकि मैंने सुना था जितने पैसों की मांग की गई थी हमारे पास उतने नहीं थे। मायरा नाम में सिर हिलाती है। भले जितने भी पैसों की कमी आ गई हो, लेकिन मायरा ने अपने भाई का गिफ्ट किया हुआ बाइक नहीं बेचा था। उसने रात भर कुछ और काम कर लिया, लेकिन बाइक नहीं बेची। लेकिन आज ध्रुवंश ने उसे आसानी से कह दिया कि वो चोरी हो गई और उसके बदले न्यू बाइक ले लो। मायरा बाइक को याद करते हुए आशीष से कहती है, भाई मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। आशीष हाँ में सिर हिलाता है। मायरा वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। वो खुद के चेहरे को देखती है। उसे उसी दिन की याद आती है जब उसके बर्थडे था और आशीष ने उसे बाइक गिफ्ट की थी। फ्लैशबैक। आशीष मायरा की आंखों पर हाथ रखे हुए लेकर जा रहा था। मायरा ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था और बर्थडे गर्ल सैश और क्राउन। कुछ दूर जाते ही आशीष मायरा की आंखों से हाथ हटाता है। मायरा जैसे ही सामने देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो अपने भाई को देखती है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आशीष मायरा को देखकर कहता है, तुम्हें स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी ना? मायरा खुशी से जल्दी से आशीष को हक कर लेती है और उछलते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई। फ्लैशबैक एंड। उन दिनों को याद करते हुए मायरा की आंखों में आंसू बह जाते हैं। मायरा जल्दी से खुद को कंट्रोल करके अपने आंसुओं को साफ करती है और वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। मायरा डॉक्टर से बात करके फिर से आशीष के वार्ड में चली जाती है। आशीष से मिलने के बाद मायरा अपनी चॉल में चली जाती है। रात के करीब 10 बजे मायरा लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। मायरा लैपटॉप से ध्यान हटाकर फ़ोन को देखती है जिस पर किंग नाम फ्लैश हो रहा था। मायरा उसके नाम को देखकर जल्दी से कॉल रिसीव करके कहती है, यस बॉस। उधर से ध्रुवंश की आवाज़ आती है, मायरा कम आउटसाइड। मायरा घबरा सी जाती है। उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि कभी किंग उसकी चॉल के बाहर आएगा। मायरा जल्दी से नीचे जाती है क्योंकि वो 1 मिनट के लिए भी उसे वेट नहीं करवा सकती थी। मायरा नीचे जाती है और सामने देखती है तो उसे ध्रुवंश दिखता है, जो इस वक्त उसकी वही खोई हुई बाइक के साथ सामने खड़े होकर फ़ोन में कुछ कर रहा था। मायरा गौर से बाइक को देखती है, ये सोचकर कि कहीं ध्रुवंश ने न्यू बाइक तो नहीं खरीद ली। ध्रुवंश भी सिर उठाकर मायरा को देखता है। अब तक मायरा उसके पास आ चुकी थी। ध्रुवंश बाइक से हटकर कहता है, चोरी की हुई बाइक को खोजना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इतना ज़्यादा वक्त लग गया। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे लिए ये बाइक इतनी स्पेशल है। इतना कहते ही ध्रुवंश उसके हाथ में बाइक की चाबी देता है। मायरा चाबी लेकर जल्दी से बाइक पर बैठकर उसे चेक करती है। जब वो स्टार्ट हो जाती है तो मायरा बाइक को जल्दी से हक कर लेती है। ध्रुवंश को ये देखकर अच्छा लगता है। मायरा अब ध्रुवंश की ओर देखकर कहती है, थैंक यू बॉस। ध्रुवंश बस सिर हिला देता है। अब उसे कयारा का मायरा पर बदतमीजी करना याद आता है। ध्रुवंश मायरा को देखते हुए कहता है, और हाँ, कयारा की बातों का बुरा मत मानना, वो टेंशन में थी तो उसने तुम्हें कुछ भी बोल दिया।
मायरा अब कोई जवाब नहीं देती। ध्रुवंश एक नज़र मायरा को देखकर अब वहाँ से चला जाता है। मायरा भी उसे एक नज़र देखती है और फिर अपनी बाइक को फिर से हक करके किस कर लेती है। सिंघानिया विला। ध्रुवंश कमरे में जाकर अपना कोट उतारकर बेड पर फेंक देता है और सोफे पर बैठता है और सिगरेट जलाकर कश लेने लगता है। ध्रुवंश सिगरेट के कश ले ही रहा था तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। ध्रुवंश अपनी आंखें खोलता है तो सामने ध्रुव को पाता है। ध्रुवंश के पास बैठकर उसके मुंह से सिगरेट लेता है और खुद उसके कश लेने लगता है। ध्रुवंश ध्रुव को देखते हुए कहता है, आज मॉम को किस मत कीजिएगा, वरना आपके मुंह से आती स्मेल से उन्हें पता चल जाएगा कि आपने स्मोक किया है। ध्रुव एक नज़र सिगरेट को देखता है, फिर ध्रुवंश को देखकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मॉम पुराने ख्यालात वाली हो गई है? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए न्यू मॉम ढूंढ लाऊं। आइडिया कैसा है? ध्रुवंश थोड़ा सोचता है, फिर तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, नॉट बैड। इतना बोलते ही ध्रुवंश फिर से कहता है, बट उससे पहले आपको मॉम का पास्ट लौटाना पड़ेगा। आई मीन जैसे मॉम पहली थी वैसे का वैसा बनाना होगा। ध्रुव तुरंत कैसा है? ऐसा हुआ तो मैं उसे देखकर फिर से उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा। उफ, तुम्हारी मॉम जवानी में कितनी हॉट थी, दिल में आग लग जाती थी। ध्रुवंश अपने डैड की हालत देखकर मुस्कुराता है। उसकी मॉम ने उसके डैड को कितना दीवाना कर रखा था ये उसे अच्छी तरीके से पता चल रहा था। ध्रुवंश अब उठकर कबर्ड से ड्रिंक की बोतल लाता है। दोनों बाप बेटे अब साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते हुए ध्रुवंश कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। ध्रुव अपनी ड्रिंक खत्म करके दूसरा पैक बनाते हुए कहता है, हाँ बताओ। ध्रुवंश कुछ देर तक चुप रहता है। ध्रुव उसकी चुप्पी देखकर ड्रिंक करना बंद कर देता है। ध्रुवंश ध्रुव को देखते हुए कहता है, आपको कयारा कैसी लगी? आई मीन मेरे लिए सही है या गलत? ध्रुव एकदम से ही सीरियस हो जाता है। वो ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सब ठीक तो है ना लॉयन? ध्रुवंश ड्रिंक की एक सिप पीकर कहता है, आई डोंट नो डैड, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही है। डे वन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे ज़बरदस्ती लव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता कुछ और हूँ लेकिन मेरे साथ होता कुछ और है। मैं जब भी उससे मिलता हूँ तो मुझे सिर्फ उससे दूर जाने का मन करता है, पर मैं जा नहीं पाता। मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बट मैं उसे बोल देता हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उसे मैं किस करना नहीं चाहता, पर फिर भी मैं उसे किस कर लेता हूँ। मुझे उसके साथ फिजिकल नहीं होना था, फिर भी मैं हो गया। 5 टाइम्स हम फिजिकल हुए और उन 5 टाइम्स में मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी मेरे माइंड में दिखता है कि मैंने ही उसके साथ सब कुछ किया। जब मैं उसके साथ वो सब कर रहा होता हूँ तो मुझे खुद होश नहीं रहता, लेकिन सब कुछ होने के कुछ देर बाद मुझे याद आता है, डैड पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज भी जब उसके साथ झगड़ा हुआ तो वो जा रही थी, उसे मुझे रोकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। डैड मैं उसे रोकना नहीं चाहता था, बट फिर भी मैंने उसे रोका। ऐसा लगता है जैसे मैं बस उसकी ओर ही खिंचा जा रहा हूँ। आई फील लाइक एनीवन कंट्रोल मी डैड। इतना बोलते हुए ध्रुवंश बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा था। ध्रुव के एक्सप्रेशन पल पल बदल रहे थे। ध्रुव ध्रुवंश के हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेकर साइड में रखता है, फिर उससे कहता है, रिलैक्स, पहले गहरी सांस लो। ध्रुवंश गहरी सांस लेते हुए छोड़ता है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। ध्रुव उससे कहता है, नाउ फाइन। ध्रुवंश धीरे से सिर हिलाता है। ध्रुव ध्रुवंश के जूते को निकालकर साइड में रखता है। ध्रुव ध्रुवंश के दोनों पैरों को टेबल पर रखता है। टेबल पर रखा ड्रिंक की बोतल को लेकर फिर से कबर्ड में रखकर ध्रुवंश के पास आ जाता है। ध्रुव ध्रुवंश के बंद चेहरे को देखता है। कुछ सोचते हुए वो सोफे के पीछे जाकर ध्रुवंश को हेड मसाज देता है। ध्रुवंश को इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। उसके सिर में जितना भी भारीपन था उसे ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो रहा हो। ध्रुवंश रुककर अब श्रेष्ठा को कॉल करता है। कुछ देर में श्रेष्ठा आती है। ध्रुव उसे इशारा करता है। श्रेष्ठा ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के कान में धीरे से कहता है, लॉयन की शर्ट को उतारो। श्रेष्ठा कन्फ्यूज होकर उसे देखती है। ध्रुव इशारे से ही कहता है कि बाद में बताएगा। श्रेष्ठा ध्रुवंश के पास बैठकर उसकी शर्ट को उतारती है। ध्रुव श्रेष्ठा को कुछ लाने का इशारा करता है। श्रेष्ठा उसे तेल लाकर देती है। ध्रुव अब ध्रुवंश के कंधे पर तेल से मसाज करता है। वहीं श्रेष्ठा ध्रुवंश के बालों को धीरे धीरे सहलाती है। कुछ देर बाद ध्रुव ध्रुवंश के कान में कहता है, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? ध्रुवंश बहुत ही रिलैक्स आवाज़ में कहता है, बेटर डैड। इतना बोलते ही वो धीरे से आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वो श्रेष्ठा को हक करके कहता है, मॉम आई एम हंग्री। श्रेष्ठा कहती है, छोड़ोगे तभी तो खाना लाऊंगी। ध्रुवंश श्रेष्ठा को छोड़ देता है। श्रेष्ठा उठकर खाना लाने के लिए चली जाती है। ध्रुव ध्रुवंश के पास आकर बैठता है। तभी ध्रुवंश कहता है, डैड। ध्रुवंश कुछ कहता है उससे पहले ही ध्रुव कहता है, उसके बारे में अब कुछ मत सोचो, जस्ट रिलैक्स करो एंड अपना फ़ोन मुझे दो। ध्रुवंश अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर ध्रुव को देता है। ध्रुव फ़ोन ऑन करके सबसे पहले तो कयारा का नंबर ब्लॉक करता है, फिर फ़ोन अपनी पॉकेट में रखकर कहता है, आज रात तुम्हारा फ़ोन मेरे पास रहेगा।
कल सुबह ले लेना। ध्रुवंश कुछ नहीं कहता। अब श्रेष्ठा खाना लेकर आती है। वो खाना ध्रुवंश के पास टेबल पर रख देती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखकर कहता है, मॉम आप खिला दीजिए ना। श्रेष्ठा पहले तो उसे अजीब तरह से देखती है, फिर टेबल पर बैठकर अपने हाथों से ध्रुवंश को खिलाने लगती है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को खिलाने के लिए निवाले बढ़ाती है, तभी ध्रुव उसका हाथ पकड़कर खुद खा लेता है। ध्रुवंश भी अब श्रेष्ठा को खिलाने वाला निवाला उसी की ओर बढ़ाकर उसे खिलाता है। तीनों ही साथ में एक दूसरे को खिलाते हैं। ध्रुवंश पानी पीता है। उसके पीते ही ध्रुव उसका ग्लास लेकर खुद पानी पीने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव के गाल पर हाथ रखकर उससे कहती है, काम का ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम भी किया करो। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीटेस्ट मॉम, मैं कोई जॉब नहीं करता जो छुट्टी ले लूँ। ऊपर से डायमंड चोरी हो गया, जल्द से जल्द मैंने नहीं लाया तो माफिया वर्ल्ड मुझे चोर समझेंगे। श्रेष्ठा अब कुछ नहीं कहती। वो प्लेट लेकर कमरे से चली जाती है। ध्रुव ध्रुवंश को देखते हुए कहता है, नींद ना आए तो स्लीपिंग पिल्स ले लेना, जैसे भी सोने की कोशिश करना। ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाकर कहता है, थैंक यू डैड। ध्रुव धीरे से झुककर ध्रुवंश के माथे पर किस करता है और कहता है, गुड नाइट। ध्रुव कमरे से निकलते वक्त अच्छे से दरवाज़ा बंद करता है। ध्रुवंश दरवाजे की तरफ कुछ पल तक देखता है, फिर उठकर सीधे पेट के बल बेड पर लेट जाता है। अव्यान के कमरे में प्रज्ञा बैल्कनी में खड़ी हुई अव्यान के आने का इंतजार कर रही थी और वो फ़ोन में भी किसी से बात कर रही थी। फ़ोन कॉल पर इस वक्त दिया थी और वो दिया से ही बात कर रही थी। प्रज्ञा कहती है, माँ क्या सच में ये करना सही रहेगा? उधर से दिया की आवाज़ आती है, उन्हें तो ये बात नहीं पता है ना, तो फिर आप इतना क्या सोच रही हैं? उन्हें बाद में भी पता नहीं चलेगा। प्रज्ञा का चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा हुआ था। वो कहती है, मुझे डर लग रहा है माँ, कहीं उन्हें पता चल गया तो? दिया जल्दी से कहती है, नहीं चलेगा बच्चा। प्रज्ञा कहती है, कल हम हनीमून के लिए माउंट आबू जा रहे हैं और मैं आकर सोचती हूँ। इतना बोलकर प्रज्ञा की नज़र अव्यान पर जाती है, जो रुद्र के साथ कार से उतर रहा था। दिया फिर से उसे समझाती है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए सहस्त्रा, अगर आप और ज़्यादा महीने बात करेंगी तो कर नहीं पाएंगी। बच्चा बड़ा हो जाएगा और कोई भी हॉस्पिटल इसके लिए रेडी नहीं होगा। प्रज्ञा थोड़ा सोच में डूब जाती है, तभी दिया फिर से कहती है, मेरी एक फ्रेंड है माउंट आबू में, मैं उससे बात कर लेती हूँ, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, आप बस वहाँ पहुँच जाना, मैं आपको नंबर दे दूँगी। दिया की बातों को प्रज्ञा सुन रही थी, उसी के साथ उसका ध्यान अव्यान की ओर भी था, जो कभी भी कमरे में पहुँचने वाला था। प्रज्ञा धीरे से कहती है, ठीक है माँ। उसके इतना बोलते ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वहीं कमरे का दरवाज़ा खुलते ही प्रज्ञा डर से कॉल कट कर देती है और जल्दी से उसे टेबल पर रखकर रेलिंग को पकड़कर खड़ी हो जाती है, ताकि अव्यान को ये लगे कि वो काफ़ी देर से वैसे ही खड़ी है। अव्यान एक नज़र बैल्कनी की ओर देखता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। अव्यान फ्रेश होकर बाहर आता है। उसकी नज़र फिर एक बार बैल्कनी की ओर चली जाती है। अव्यान कुछ सोचते हुए एक शॉल लेता है और बैल्कनी की ओर बढ़ जाता है। प्रज्ञा खुद को ही हक करके खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। अव्यान जाकर उसे पीछे से शॉल उड़ाते हुए हक कर लेता है। प्रज्ञा को एक सुकून सा एहसास होता है। अव्यान प्रज्ञा के पेट पर हाथ रखकर कहता है, ठंड में क्यों खड़ी हो? प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को देखते हुए कहती है, आपके आने का इंतजार कर रही थी। अव्यान प्रज्ञा को अपनी ओर पलटाता है और एकदम से ही उसे गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा जल्दी से कहती है, मेरा फ़ोन। अव्यान उसे टेबल के पास ले जाकर थोड़ा झुकता है, जिससे प्रज्ञा फ़ोन उठा लेती है, फिर अव्यान के गले में बाहें लपेट लेती है। अव्यान ले जाकर प्रज्ञा को बेड पर लिटाता है और उसे चादर से कवर कर लेता है। प्रज्ञा उसे देखती रहती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही उठने को हुई कि तभी अव्यान उसे फिर से बेड पर लिटा देता है। अव्यान उससे कहता है, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? ये सुनकर ही घबराहट में प्रज्ञा का दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कता है। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसका दिल धड़कते धड़कते बाहर आ जाएगा। प्रज्ञा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर थोड़ी घबराई आवाज़ में कहती है, क्या बात करनी है आपको? अव्यान प्रज्ञा के घबराए हुए चेहरे को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? प्रज्ञा के माथे पर अब पसीने आने लगे थे। प्रज्ञा पसीने को साफ करते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। अव्यान प्रज्ञा के माथे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रज्ञा तुरंत हाँ में सिर हिलाती है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, एक्चुअली मैं अपनी कंपनी के साथ फिल्म इंडस्ट्री को जोड़ रहा हूँ, सो अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी ही कंपनी में काम करोगी। फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुनकर प्रज्ञा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। प्रज्ञा जल्दी से खुश होकर कहती है, सच्ची? अव्यान हाँ में सिर हिलाता है। प्रज्ञा जल्दी से अव्यान के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू। अव्यान प्रज्ञा की पीठ पर हाथ रखता है। प्रज्ञा अब अव्यान से अलग होती है और कहती है, आप मेरे बेस्ट हस्बैंड हैं, आई लव यू। अव्यान धीरे से मुस्कुराता है, फिर एकदम से ही कहता है, चलो मूवी देखते हैं, तुम कुछ खाओगी? प्रज्ञा थोड़ा हैरान होकर अव्यान को देखती है। प्रज्ञा हैरानी से कहती है, आप मूवी देखेंगे? अव्यान हाँ कहता है तो प्रज्ञा कहती है,
किधर से सूरज निकला भाई आज? अव्यान प्रज्ञा की नाक को टच करते हुए कहता है। सूरज पूरब से ही निकलता है। अब बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इतना बोलकर अव्यान उठकर खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा जल्दी से कहती है चीज़ पिज़्ज़ा। अव्यान एकदम से ही प्रज्ञा को घूरता है। प्रज्ञा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है प्लीज़। अव्यान उसे घूरते हुए कहता है इसके अलावा तुम्हें कुछ खाने का मन नहीं करता है ना? प्रज्ञा अब कुछ नहीं कहती। अव्यान अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है और उससे कहता है 1 चीज़ पिज़्ज़ा एंड 1 वेज बिरयानी। वो कॉल कट करता है, फिर फ़ोन को रख कर कहता है जब तक खाना आ रहा है मैं सेट कर लेता हूँ। अव्यान प्रोजेक्टर को सेट करता है। कुछ देर में दोनों का खाना भी आ जाता है। प्रज्ञा बेड पर बैठती है। अव्यान अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है, जिसे देखकर प्रज्ञा तुरंत उससे कहती है आप अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हैं? अव्यान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कोई जवाब नहीं देता। अव्यान अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकता है, फिर सारी लाइट्स बंद करके प्रज्ञा के पास आ जाता है। दोनों एक ही कंबल के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि ठंड तो लगी रही थी। प्रज्ञा ने इस वक्त अपनी नाइटी पहनी थी, जिससे उसे अव्यान के गर्म शरीर का एहसास बहुत अच्छे से हो रहा था। अव्यान ने मूवी स्टार्ट कर दी थी। उसने एनिमल मूवी चलाई थी। दोनों खाते हुए देखने लगते हैं। प्रज्ञा मूवी देख रही थी और अव्यान उसे अपनी बिरयानी खिला रहा था। प्रज्ञा ने पिज़्ज़ा के सिर्फ 2 पीस ही लिए थे और अव्यान ने उसके बाद ही उसके पिज़्ज़ा को साइड कर दिया। प्रज्ञा तो मूवी देखने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो क्या खा रही है। अव्यान खुद भी बिरयानी खा रहा था और प्रज्ञा को भी खिला रहा था। मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसमें डीप रोमांस दिखाया जा रहा था। प्रज्ञा वो सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। अव्यान भी देख रहा था और उसके दिमाग में यही आ रहा था कि अगर प्रज्ञा फिल्म इंडस्ट्री में गई तो उसे भी ये सब करना पड़ेगा। ये सोचकर ही उसका खून चल रहा था। प्रज्ञा सिर घुमाकर अव्यान की तरफ देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अव्यान को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रज्ञा अपनी क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती है मैं ऐसे सीन्स नहीं करूँगी। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में जुनूनियत भरी आवाज़ में कहता है कर भी नहीं सकती। अगर किसी ने करवाने की कोशिश की तो उस फिल्म इंडस्ट्री का नामो निशान मिट जाएगा। प्रज्ञा कुछ पल अव्यान को शांति से देखती है, फिर हंसते हुए कहती है आप अपना ही लॉस करवाएंगे। प्रज्ञा हंसी रही थी कि अव्यान उसके मुंह में बिरयानी डालकर चुप करवा देता है। प्रज्ञा उसे घूरते हुए कहती है ऐसे कौन खिलाता है? अव्यान प्रज्ञा के गाल पर किस करके कहता है मैं। प्रज्ञा का एकदम से मुंह बन जाता है। उसे अब भी ये पता नहीं चला था कि अव्यान उसे बिरयानी खिला रहा है। प्रज्ञा पिज़्ज़ा को तो भूल ही चुकी थी। फिर एक बार दोनों मूवी देखने में व्यस्त हो जाते हैं। प्रज्ञा देखते देखते ही अव्यान के सीने पर सिर रखकर सो जाती है। अव्यान उसे अच्छे से बेड पर लिटाता है, फिर खाने की प्लेट्स को किचन में पहुंचा देता है। अब आकर मूवी बंद करता है। प्रज्ञा इन सबसे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। अव्यान अब खुद लेट जाता है। वो अब भी शर्टलेस था। वो प्रज्ञा के साथ खुद को कंबल से कवर करता है। दोनों अब एक दूसरे से लिपटे हुए सो जाते हैं। अगली सुबह अव्यान, रुद्र, आव्या और प्रज्ञा चारों अपने हनीमून ट्रिप के लिए रेडी हो चुके थे। आव्या और प्रज्ञा दोनों बड़ों के पैर छू रहे थे। आव्या तो अब ट्रिप के बाद यहाँ नहीं आने वाली थी। उसे सबकी बहुत याद आने वाली थी। आव्या आखिर में ध्रुवंश के गले लग जाती है और उससे कहती है अंश चलो ना, तुम भी मेरे साथ, तुम मेरे साथ ही रहा करो। ध्रुवंश हंसते हुए कहता है ट्यूलिप, तुम क्या मुझे टाइगर की दूसरी वाइफ बनाकर मानोगी? प्रीत भी हंसते हुए कहती है प्रिंसेस का बस में होता तो तुम्हें लड़की भी बना देती। प्रीत की बात सुनकर वहाँ एक हंसी भरा माहौल बन जाता है। आव्या ध्रुवंश से अलग होकर कहती है काश कि तुम मेरे भाई ना होते, मैं तुमसे ही शादी करती। तुम्हें पता है तुम दुनिया के बेस्ट हैंडसम बॉय हो। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है और तुम दुनिया की बेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो। यहाँ दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। वहीं रुद्र खड़ा हुआ ज्वालामुखी की तरह फट रहा था, जिसका अंदाज़ा ना आव्या को था ना ध्रुवंश को। ध्रुवंश आव्या के माथे पर किस करके कहता है बाय, अपना ख्याल रखना। आव्या मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और आगे बढ़ जाती है। प्रज्ञा को अनन्या साइड में ले जाती है। अनन्या उससे कहती है गुड़िया, आपने कुछ फैसला किया? प्रज्ञा कुछ जवाब नहीं देती। प्रज्ञा उसे समझाते हुए कहती है मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अयान से एक बार बात करके देखिए, उन्हें बताकर देखिए, वो समझ जाएंगे। प्रज्ञा शांति से अनन्या के गले लग जाती है। उसकी चुप्पी अनन्या को अंदर ही अंदर डरा रही थी। प्रज्ञा अनन्या से गले मिले हुए थी कि तभी उसके फ़ोन में दिया का मैसेज आता है। दिया ने डॉक्टर के नंबर को सेंड किया था और उसमें एक मैसेज भी था। प्रज्ञा उसके मैसेज का जवाब ओके टाइप करके सेंड कर देती है, फिर फ़ोन को बंद कर देती है। प्रज्ञा अब अनन्या से अलग होकर कहती है जो भी मैं करूँगी हम दोनों के लिए अच्छा ही होगा। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती है। उसे लगता है कि प्रज्ञा ने उसकी बात मान ली, लेकिन ये तो प्रज्ञा को ही पता था कि वो क्या करेगी। वो अपनी उस माँ की बात मानेगी जिसने उसे जन्म दिया था, या उस माँ की बात मानेगी जिसने उसे ज़िंदगी दी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब प्रज्ञा जाकर अव्यान के साथ कार में बैठ जाती है। पूरी फैमिली चारों को बाय करती है और दोनों कार वहाँ से चली जाती है।
उनके जाते ही फिर एक बार घर में सन्नाटा छा जाता है। ध्रुवंश भी अब अपने काम के लिए जाने को होता है। अप्रीता और स्वर्णा उसकी कार में बैठ जाते हैं। स्वर्णा जल्दी से कहती है, भैया हमें कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए। ध्रुवंश अपनी छोटी सी क्यूट बहन के गाल को खींचकर कहता है, ओके क्यूटी पाई। ध्रुवंश अपनी पॉकेट पे हाथ रखता है तो उसे याद आता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है। ध्रुवंश अपना चेहरा निकालकर ध्रुव को बुलाता है, डैड मेरा फ़ोन। ध्रुव जो श्रेष्ठा से खुद बात कर रहा था, आवाज़ से उसका ध्यान ध्रुवंश की ओर चला जाता है। ध्रुव उसके पास आता है और ध्रुवंश को फ़ोन दे देता है। फ़ोन मिलते ही ध्रुवंश जल्दी से कॉलर आईडी में चला जाता है। कॉलर आईडी में वो देखते हुए कहता है, डैड कयारा का नंबर कहाँ गया? ध्रुवंश के एक्सप्रेशंस नोटिस करता है। ध्रुवंश अब बेचैन होने लगा था। वो बेचैनी से कहता है, यही तो था डैड, मुझे उससे बात करनी है। अगर मैंने उससे बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। ध्रुवंश पागलों की तरह कयारा के नंबर को खोज रहा था। ध्रुव बस एकटक उसके एक्सप्रेशंस और हरकतों को नोटिस कर रहा था। स्वर्णा और अप्रीता को तो ये नॉर्मल लगा कि ध्रुवंश कयारा के प्यार में पागल हो चुका है, इसीलिए उसके साथ बिना बात किए वो रह नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और थी। ध्रुव उसे देखकर धीरे से कहता है, मैंने उसके नंबर को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है लॉयन। ध्रुवंश थोड़ा गुस्से से कहता है, लेकिन क्यों डैड, आपने क्यों किया ऐसा? ध्रुव अचानक से ही ध्रुवंश की गर्दन पर इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। ध्रुवंश अपनी गर्दन पर हाथ रखकर हैरानी से ध्रुव को देखता है। वहीं ध्रुव के ऐसा करने से अप्रीता और स्वर्णा थोड़ा डर जाते हैं। ध्रुव के एक्सप्रेशंस पूरे बदल चुके थे। उसकी सर्द आंखें ध्रुवंश की गर्दन को ही देख रही थी। ध्रुव अब अप्रीता और स्वर्णा को देखकर कहता है, तुम दोनों को अनुराग पहुंचा देगा, जाओ। दोनों एक नज़र ध्रुवंश को देखते हैं और जल्दी से कार से बाहर निकल जाते हैं। ध्रुवंश ने अब भी अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। ध्रुवंश धीरे से कहता है, मैं उससे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। ध्रुव धीरे से उसकी गर्दन से इंजेक्शन निकालता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। श्रेष्ठा भी ध्रुव के पास आती है। ध्रुवंश को बेहोश देखकर वो ध्रुव को हक कर लेती है। ध्रुव श्रेष्ठा की पीठ को सहलाते हुए कहता है, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो मिल जाए तो ज़िंदगी बना देती है और खो जाए तो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और ताकतवर इंसान को भी एक झटके में कमज़ोर कर देती है। ध्रुवंश की आंखें जब खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। ध्रुवंश अपनी आंखों को मसलते हुए इधर उधर देखता है। उसकी नज़र सामने बैठे हुए ध्रुव पर पड़ती है। ध्रुव लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। ध्रुवंश घड़ी में टाइम देखता है जहां शाम के 5 बज रहे थे। ध्रुवंश धीरे से बुदबुदाता है, मैं अब तक सो रहा था। इतना बोलते हुए उसे याद आता है कि वो आव्या से गले मिल रहा था। उसके बाद वो कार में बैठ गया। उसके बाद की सारी चीज़ें उसे धुंधली सी दिखती हैं। वो बिस्तर से उठकर ध्रुव के पास जाता है। ध्रुव अपने सीरियस एक्सप्रेशंस में कहता है, उठ गए लॉयन। ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाकर ध्रुव के पास बैठ जाता है। ध्रुव उसे एक नज़र देखकर कहता है, कुछ खाओगे? भूख तो उसे लगी ही थी, इसीलिए वो कहता है, यस डैड, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ध्रुव हाँ में सिर हिलाकर अपना फ़ोन उठाकर खाने के लिए कॉल करता है। ध्रुवंश फ्रेश होकर बाहर आता है। वहीं काव्या कमरे में खाना देने के लिए आती है। ध्रुवंश उसे देखते ही कहता है, मम्मा मॉम कहाँ है? काव्या खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर कहती है, कुछ काम से बाहर गई है। कुछ काम हो तो आप मुझसे भी कह सकते हैं। ध्रुवंश जाकर काव्या को हक कर लेता है और कहता है, एक्चुअली हक चाहिए था। काव्या मुस्कुराते हुए ध्रुवंश की पीठ पर हाथ रखती है। ध्रुवंश अलग होकर सोफे पर बैठता है, फिर खाने को एक नज़र देखकर काव्या से कहता है, मम्मा क्या आप मुझे खाना खिला देंगी? काव्या तुरंत कहती है, ऑफ कोर्स अंश। इतना बोलते ही वो भी सोफे पर बैठ जाती है। काव्या खाने की प्लेट उठाती है और ध्रुवंश को खाना खिलाने लगती है। ध्रुव एक नज़र काव्या को देखता है। काव्या मुस्कुराते हुए ध्रुवंश को खिलाते हुए बात कर रही थी। ध्रुवंश का पूरी तरह से माइंड डाइवर्ट हो रहा था। ध्रुव लैपटॉप पर कुछ देखते हुए कहता है, लॉयन क्या तुम हर रोज़ सुबह कुछ खाते हो? ध्रुवंश पहले तो ध्रुव की बातों का मतलब समझने की कोशिश करता है, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, यस डैड, वर्कआउट से पहले मैं सिट्रोलिन मैलेट खाता हूँ। ध्रुव फिर से पूछता है, आज भी तुमने खाया था? ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, वो मेरा रोज़ का ही है डैड। ध्रुव एक नज़र ध्रुवंश को देखता है, फिर लैपटॉप को गौर से देखता है। वहीं श्रेष्ठा एक घर के सामने दरवाजे पर खड़ी थी। वो डोरबेल बजाती है। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुलता है। सामने कयारा खड़ी थी। वो श्रेष्ठा को देखकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत कहती है, मॉम आप यहाँ? श्रेष्ठा अंदर जाते हुए कहती है, तुम आ नहीं रही हो तो सोचा मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। कयारा दरवाज़ा बंद करती है और श्रेष्ठा के पीछे आते हुए कहती है, हाँ मॉम, टाइम ही नहीं मिल रहा। बिजनेस का तो आप जानती ही होंगी, डैड ने सारा लोड मुझ पर डाल दिया है। श्रेष्ठा सिर हिलाते हुए सोफे पर बैठ जाती है। वो पूरे घर को गौर से देखते हुए कहती है, वैसे ये घर गोवा के घर से काफ़ी खूबसूरत है। बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। कयारा मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मॉम। फिर थोड़ा रुककर,
मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। श्रेष्ठा उसे तुरंत मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं कयारा, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आकर बैठो। कयारा थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, फिर कुछ सोचते हुए श्रेष्ठा के पास बैठ जाती है। श्रेष्ठा अचानक से कयारा का हाथ पकड़ती है, जिससे कयारा थोड़ा डर जाती है। श्रेष्ठा उसके डरे हुए चेहरे को देखकर कहती है, तुम डर गई? कयारा जल्दी से नाव में सिर हिलाती है। श्रेष्ठा अपने बैग से एक कंगन निकालकर पहनाते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये कंगन देने आई थी, ध्रुव ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। कयारा कंगन को देखती है जो डायमंड का था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कयारा श्रेष्ठा को देखते हुए कहती है, लेकिन मॉम इसकी क्या ज़रूरत है? श्रेष्ठा दोनों कंगनों को पहना देती है, फिर कहती है, ज़रूरत है कयारा। कयारा अब अपने हाथों को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो श्रेष्ठा को देखते हुए कहती है, थैंक यू मॉम। वैसे ध्रुवंश कहाँ है मॉम? उसने मुझे सुबह से कॉल नहीं किया। इनफैक्ट मैंने भी कॉल किया तो वो रिसीव नहीं कर रहा। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ वो अंश की तबीयत खराब है, अब तक सोया ही होगा। ये सुनकर कयारा के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, इसका मतलब उसने उस पाउडर को नहीं खाया। ओह गॉड शिट। श्रेष्ठा उसके बदलते फेस एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से देख पा रही थी। श्रेष्ठा बहुत गौर करने के बाद कहती है, कुछ बोलना हो तो मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगी, क्योंकि उसका फ़ोन भी तो पानी में गिर गया था तो वो चल नहीं रहा। कयारा नाव में सिर हिलाकर कहती है, नहीं मॉम, कुछ बोलना तो नहीं था, बस आप उसका अच्छे से ख्याल रखना। श्रेष्ठा कहती है, हाँ अब तो मुझे उसकी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलते हुए श्रेष्ठा खड़ी हो जाती है। उसी के साथ कयारा भी खड़ी हो जाती है। श्रेष्ठा अपने कदम बढ़ाती है, तभी अचानक गन शूट की आवाज़ सुनाई देती है। कयारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो श्रेष्ठा को देखती है जो ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। कयारा ये देखकर झट से ऊपर देखती है। ऊपर आयुष्मान माथुर खड़ा था और उसके हाथ में एक गन थी। वो अब सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। कयारा उसे देखते हुए कहती है, चाचू ये आपने क्या किया? इतना बोलकर वो श्रेष्ठा को देखती है जो नीचे तड़प रही थी। उसकी सांसें रुकने वाली थी। कयारा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। आयुष्मान श्रेष्ठा को नफरत से देखता है और कहता है, इसका ही तो वो बेटा है जिसने मुझसे मेरे जुनून को अलग कर दिया, मेरे प्यार को अलग कर दिया। कयारा घबराते हुए अब बैठकर श्रेष्ठा की सांसें चेक करती है जो रुक चुकी थी। वो श्रेष्ठा की नस को चेक करती है, फिर कहती है, ये तो मर चुकी है। आयुष्मान के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, इसीलिए तो हेडशॉट मारा था ताकि ये झटके से मर जाए। इतना बोलकर वो कयारा का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाते हुए कहता है, लेट्स गो। कयारा श्रेष्ठा को एक नज़र देखती है, फिर दौड़ते हुए आयुष्मान के साथ चली जाती है। कुछ आधे घंटे बाद ध्रुव दौड़ते हुए श्रेष्ठा के पास आता है। वो घुटनों के बल बैठकर श्रेष्ठा को उठा लेता है। ध्रुव के चेहरे पर घबराहट थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक ये सब हो जाएगा। ध्रुव घबराया हुआ श्रेष्ठा के गाल को थपथपाता है और उसे आवाज़ देता है, बेबी बेबी प्लीज़ ओपन योर आइज। ध्रुव का हाथ पूरा खून से रंग चुका था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिख रही थी। ध्रुव बहुत तेज़ी से श्रेष्ठा के गाल को थपथपा रहा था, लेकिन श्रेष्ठा थी जो अपनी आंखें बिल्कुल भी खोल नहीं रही थी। ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था। वो घबराते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ओपन योर आइज बेबी, प्लीज़ मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। श्रेष्ठा की ना तो आंखें खुल रही थी और ना ही उसके शरीर में मूवमेंट हो रही थी। ध्रुव अब श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है और भागते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। इस दौरान वो श्रेष्ठा को बुला भी रहा था। श्रेष्ठा की हालत देखकर ध्रुव की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ध्रुव ड्राइविंग सीट पर बैठता है। वो श्रेष्ठा को भी अपनी गोद में बिठा लेता है। वो बहुत ही स्पीड से कार ड्राइव करता है। ड्राइव करते हुए भी वो लगातार श्रेष्ठा को बुला रहा था। श्रेष्ठा का खून टपकते जा रहा था और डर से ध्रुव के पसीने छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल के सामने ध्रुव की कार रुकती है। वो बिना वक्त गवाए श्रेष्ठा को गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। बहुत से लोग ध्रुव को ही देख रहे थे। ध्रुव की शर्ट, पैंट और हाथ पूरा खून से लथपथ हो चुका था। श्रेष्ठा को ओटी में लेकर जाया जाता है। वहीं ध्रुव ओटी के दरवाजे को देखते हुए अपने कदम पीछे करने लगता है। उसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ध्रुव साइड में बेंच पर धम से बैठ जाता है और खुद के चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लेता है। ध्रुव को इस वक्त श्रेष्ठा की हालत याद आ रही थी। वो खुद को बुरी तरह से डांट रहा था क्योंकि उसी ने श्रेष्ठा को कयारा के पास जाने की मंजूरी दी थी। वो भेजना तो किसी और को चाहता था, लेकिन श्रेष्ठा के जिद करने पर उसने उसे जाने दिया। ध्रुव का इस वक्त मन कर रहा था कि वो खुद की जान ले ले। अगर श्रेष्ठा को कुछ भी हुआ तो वो तो वैसे भी नहीं जी सकता। श्रेष्ठा उसके लिए एक धड़कन है, उसके बिना वो कभी भी नहीं जी सकता। अंदर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। 2-3 डॉक्टर श्रेष्ठा को देख रहे थे। एक डॉक्टर डायरेक्ट कह देता है, ऑपरेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये बच ही नहीं सकती, दिख नहीं रहा, इनकी सांसें ही नहीं चल रही हैं। उन लोगों के बचने के चांसेस होते हैं जिनकी सांसें चलें। ना इनकी सांसें चल रही है, ना इनकी धड़कन हिल रही है और ना ही ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है। 2 डॉक्टर उसे देखने लगते हैं। उन्हें भी उस डॉक्टर की बातों में कुछ गलत नहीं लग रहा था। वहीं उधर बाहर ध्रुव की धड़कन बहुत ही तेज़ी से धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन अभी बाहर आ जाएगी। ध्रुव धीरे से बड़बड़ाता है, प्लीज़ बेबी मुझे छोड़कर मत जाओ, आई कांट लिव विदाउट यू। वहीं दूसरी तरफ
अव्यान, प्रज्ञा, रुद्र और आव्या माउंट आबू पहुंच चुके थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। अव्यान इस वक्त आदित्य से बात कर रहा था। आदित्य उसे वहां ठीक से रहने को बोल रहा था। उसने श्रेष्ठा की हालत के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताया था। पूरी फैमिली को श्रेष्ठा के बारे में पता चल चुका था, जो ट्रिप पर गए थे। उन्हें ही बस इस सब के बारे में कोई खबर नहीं थी और ना ही कोई चाहता था कि उन्हें पता चले। अव्यान हाँ कहकर कॉल कट करता है। उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। अव्यान कुछ सोचते हुए रोनी को कॉल करता है। रोनी कॉल रिसीव नहीं करता, जिसे देखकर अव्यान को कुछ गलत लगता है, क्योंकि रोनी कभी भी अव्यान के कॉल को इग्नोर नहीं करता था। वो हमेशा ही कॉल रिसीव करता था। वहीं दूसरे रूम में आव्या को भी बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि वो भी आते साथ सबको कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आव्या सबसे ज़्यादा तो ध्रुवंश को कॉल कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। रुद्र वॉशरूम से बाहर निकलता है। रुद्र को देखते ही आव्या जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, रुद्र, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ तुम किसी से पता करो ना, सब ठीक है या नहीं। रुद्र पहले तो आव्या को गौर से देखता है, जो सच में बहुत ही बेचैन थी। रुद्र अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। रुद्र की कंडीशन पूछता है तो उसे श्रेष्ठा के बारे में पता तो चलता है। पता चलने के बाद वो आव्या को देखता है, जो हद से ज़्यादा घबराई हुई थी। रुद्र धीरे से पूछता है, व्हाट इज़ द कंडीशन। उधर से आवाज़ आती है, बचने की कोई चांसेस नहीं है बॉस। ये सुनते ही रुद्र कॉल कट कर देता है और आव्या से कहता है, सब ठीक है, चिंता मत करो और सबसे पहले चेहरे से ये घबराहट तो हटाओ। बोलते हुए रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रख लेता है। आव्या फ़ोन को देखते हुए कहती है, लेकिन कोई कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। रुद्र आव्या के फ़ोन को लेकर बेड पर फेंक देता है और कहता है, सब सो रहे होंगे, उन्हें सोने दो, हम दोनों भी सो जाते हैं। बोलते हुए वो आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या रुद्र को परेशानी भरी नज़रों से देखती है। आव्या की परेशान चेहरे को देखकर रुद्र कहता है, सोने से पहले मैं तुम्हें जी भरकर थका देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आए। रुद्र आव्या को बेड पर लिटा देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। आव्या बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं रुद्र आव्या का बस ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहता था। रुद्र आव्या के ऊपर आता है और सारी लाइट्स बंद कर देता है। कुछ ही वक्त में उस रूम के अंधेरे में आव्या की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस से भरी हुई थी। होटल रूम में रुद्र आव्या के ऊपर था और उसकी गर्दन को किस कर रहा था। आव्या नींद में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से आहें सुनाई दे रही थी। रुद्र अब लाइट जलाता है। उसे सफ़ेद लाइट में आव्या का खूबसूरत सा चेहरा दिखता है। आव्या की आंखें बंद थी और बंद आंखों की वजह से उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। रुद्र आव्या के खूबसूरत चेहरे को छूता है और प्यार से उसके माथे पर किस कर लेता है। वो आव्या के ऊपर से हटकर अपनी पैंट उठाकर पहन लेता है। आव्या के कपड़े भी नीचे गिरे हुए थे और वो आराम से सोई हुई थी। रुद्र ठीक से आव्या को कवर करता है, फिर फ़ोन उठाकर बालकनी की ओर चला जाता है। उसके हाथ में एक सिगरेट थी। सिगरेट को जलाकर वो उसके कश लेते हुए अव्यान को कॉल करता है। अव्यान और रुद्र के होटल रूम आमने सामने थे। अव्यान भी बालकनी में निकला हुआ था। अव्यान कॉल रिसीव करके बोला, अभी मुझे खबर मिली, मॉम की कंडीशन बहुत ख़राब है। इतना बोलते हुए वो रुद्र को देखता है। रुद्र भी अव्यान की ओर देखते हुए खड़ा होकर झट से कहता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। रुद्र के कॉन्फिडेंस को देखकर अव्यान थोड़ा हैरान हो जाता है। रुद्र अपने मुंह से सिगरेट के धुएं को निकालते हुए कहता है, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी स्ट्रांग वुमेन को देखा है। यू नो, आई रियली लाइक हर। वो बहुत पावरफुल है। मैंने जब फर्स्ट टाइम उन्हें देखा था ना, तो यही सोचता था कि काश मेरी मॉम भी ऐसी होती तो मेरे डैड उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाते। बट डोंट वरी, जितनी क्रिटिकल सिचुएशन है वो उनसे भी बाहर आ जाएंगी। वेट अ मिनट। रुद्र की इतने कॉन्फिडेंस भरी बात से अव्यान के अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। अव्यान कुछ पल के लिए शांत रहता है, फिर रुद्र को गौर से देखता है। रुद्र को अच्छे से नोटिस करने के बाद वो उसे घूरते हुए कहता है, तो अभी रैबिट के साथ इंटीमेट हो रहा था। रुद्र हाँ में सिर हिलाता है, जिसे देखकर अव्यान गुस्से से चिल्लाता है, आर यू मैड। वहाँ सिचुएशन कहती है, ये जानकर भी, हाँ मॉम को कुछ नहीं होगा, बट सिचुएशन तो बहुत ख़राब है ना। फिर भी तो। रुद्र जवाब देता है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन एक बीमारी से गुजर रही है। वो दिखती बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में वो ठीक नहीं है। उसके बचपन में जो परिवार को खोया था, उससे उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन उसने 18 साल तक उसे कंट्रोल करके रखा हुआ था। जब भी परिवार के मेंबर की ऐसी कंडीशन होती है तो वो पैनिक करने लगती है। इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मेरा उसके साथ इंटीमेट होना ज़रूरी था। तुम्हें पता तो है ना कि वो कितनी ज़िद्दी है। अव्यान बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे भी आव्या की कंडीशन समझ आ रही थी। अव्यान कुछ सोचते हुए कहता है, तो वापस मुंबई चलेगा, क्योंकि आई थिंक अब कुछ तो होने वाला है। रुद्र अपनी सिगरेट को नीचे फेंकते हुए कहता है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम गए तो बात बिगड़ सकती है। आई थिंक इस बार सिर्फ किंग का वार काफ़ी है। मुझे लगता है कि टारगेट सिर्फ किंग नहीं है, बल्कि कोई और भी है। इतना बोलते ही रुद्र और अव्यान दोनों कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ मुंबई में ध्रुव बेंच पर बैठा था। उसके साथ आदित्य बैठा हुआ था और उसने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा था। ध्रुवंश तो अपनी मॉम की ये कंडीशन देखकर पागल सा हो गया था। वहीं श्रेष्ठा अंदर लेटी हुई थी। उसका ऑपरेशन हो चुका था।
डॉक्टर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें मारने की धमकी जो मिली थी। श्रेष्ठा इस वक्त एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी जहां बस हर जगह बादल ही बादल थे। चारों तरफ सफ़ेद बादल से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हो। श्रेष्ठा उसमें फंस चुकी थी, लेकिन एक आवाज़ थी जो उसे वहां रहने नहीं दे रही थी। वो थी ध्रुव की धड़कन। ओटी के बाहर बैठे ध्रुव की धड़कन श्रेष्ठा को सुनाई दे रही थी। श्रेष्ठा के कान भी अब एक ही आवाज़ को सुन पा रहे थे, प्लीज़ बेबी, प्लीज़ डोंट लीव मी, आई कांट लिव विदाउट यू। ध्रुव के दिल में बस यही एक बात थी जो बस रटती जा रही थी। श्रेष्ठा की धड़कन अब धीरे धीरे धड़कने लगती है, उसके साथ उसकी सांसें भी चलने लगती हैं। मशीन पर जैसे ही यह दिखता है तो डॉक्टर की जान में जान आती है। जो डॉक्टर श्रेष्ठा का बचना नामुमकिन कह रहा था, उसे तो ये जैसे एक चमत्कार सा लगता है। डॉक्टर अब ओटी से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वो सभी को देखकर कहते हैं, अब पेशेंट खतरे से बाहर है। ये सुनते ही ध्रुव एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसे पता तो था कि उसकी बेबी हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन फिर भी आज ध्रुव बहुत ज़्यादा डर गया था। डॉक्टर की बात सुनते ही ध्रुवंश ओटी के अंदर चला जाता है। ध्रुवंश के लिए बचपन से उसे मजबूत बनाने वाली श्रेष्ठा ही थी। श्रेष्ठा ही उसकी स्ट्रेंथ थी। ध्रुव से ज़्यादा ध्रुवंश के लिए श्रेष्ठा इंपॉर्टेंट थी। अंदर श्रेष्ठा के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। ध्रुवंश धीरे कदमों से श्रेष्ठा के पास चला जाता है। वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठता है, श्रेष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुवंश श्रेष्ठा के हाथ को किस करता है और उसे गौर से देखते हुए कहता है, मॉम, आई रियली लव यू। आई नो आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता, बट मैं और डैड बहुत डर गए थे। प्लीज़ अपनी आंखें खोलकर मेरे गाल पर हाथ रखकर कहिए ना कि अंश मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेष्ठा चुप थी, उसकी बस सांसें चल रही थी, लेकिन उसे होश बिल्कुल भी नहीं आया था। ध्रुवंश श्रेष्ठा को एकटक देखते जा रहा था। ध्रुव भी अब अंदर आता है। उसकी नज़र बस श्रेष्ठा पर टिकी हुई थी। उसके दिल की धड़कन अब तक बहुत ही ज़्यादा तेज थी। ध्रुव के कदम एकदम से श्रेष्ठा के सामने रुकते हैं। ध्रुव बेड पर बैठता है और श्रेष्ठा के बेसुध भरे चेहरे को देखता है। वो धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को पीछे करता है। ध्रुवंश बस श्रेष्ठा को देख रहा था। ध्रुव को श्रेष्ठा का यूं आंखें बंद रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुव की सांसें बहुत ही तेजी से चल रही थी। वो श्रेष्ठा के चेहरे के ऊपर झुकता है और उसके ऑक्सीजन मास्क को उसके मुंह से हटा देता है। ध्रुव की धड़कन और सांसें बेचैनी की वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे के ऊपर झुका था। उसकी सांसें श्रेष्ठा के चेहरे पर टकरा रही थीं। वो श्रेष्ठा के चेहरे को देखते हुए ही अपने होंठ श्रेष्ठा के होंठों से सटा देता है। ध्रुव को जो बेचैनी थी वो पल भर में जैसे खत्म सी हो गई। वो बहुत ही धीरे से श्रेष्ठा के गाल पर हाथ रखता है और श्रेष्ठा को किस करने लगता है। ध्रुवंश दोनों को देख रहा था। ध्रुव इतना ज़्यादा बेचैन हो चुका था कि उससे रहा ही नहीं गया। ध्रुव धीरे से श्रेष्ठा से अलग होकर उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेने दूंगा। तुम जितनी भी जिद करो मैं तुम्हें अब से छुपा कर रखूंगा। तुम मेरे लिए हीरे से भी कीमती हो बेबी। तुम हो तो मेरी सांसें चलती हैं। जिस दिन तुम नहीं तो ये सांसें भी नहीं। ध्रुव श्रेष्ठा के मुंह पर मास्क लगाता है। ध्रुवंश कुछ पल दोनों को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। श्रेष्ठा को अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जिसमें सभी श्रेष्ठा से मिलने आते हैं। उसे होश नहीं आया था, पर फिर भी सब उसे देखना चाहते थे। ध्रुवंश हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। हॉस्पिटल के बाहर मायरा और अखी उसी का वेट कर रहे थे। अखी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, मायरा उसके पास बैठी थी। ध्रुवंश बैक सीट पर बैठकर कहता है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया ना तुम दोनों ने। दोनों एक साथ बोलते हैं, यस बॉस। अखी जल्दी से कार स्टार्ट करता है। वहीं हॉस्पिटल के अंदर काव्या वॉशरूम में थी और अपना फेस धो रही थी। वो अपने चेहरे को आईने में देख ही रही थी, तभी उसे कोई अपने पीछे दिखा। काव्या जल्दी से मुड़ी। उसके पीछे जो था वो एक लड़का था। उसने अपने मुंह को ढका हुआ था। काव्या उसे देखकर जोर से कहती है, कौन हो तुम? वो कहता है, तुम्हारा आशिक। काव्या कंफ्यूज होकर उसे देखती है। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो आगे बढ़कर काव्या के मुंह पर रुमाल रख देता है। काव्या पहले तो छटपटाती है, फिर एकदम से बेहोश होकर उसकी बाहों में झूलने लगती है। वो वॉशरूम के इधर उधर देखता है। उसे कांच की खिड़की दिखती है। वो काव्या को अच्छे से पकड़कर कांच में सीधा जंप करता है, जिससे कांच टूट जाता है। काव्या के हाथ और पीठ में कट होता है, जिससे उससे खून बहने लगता है। दोनों सीधे घास में जाकर गिरे थे। वो काव्या को उठाता है और उसे बांधकर वहां से भागते हुए चले जाता है। कुछ देर बाद श्रेष्ठा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी आंखें खुलते ही ध्रुव तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़ा गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो बेबी? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सोचा भी था तुमने? श्रेष्ठा ध्रुव की शिकायत भरे शब्दों को सुनकर धीरे से मुस्कुराती, क्योंकि ध्रुव की डांट में उसका अनगिनत प्यार दिख रहा था। ध्रुव श्रेष्ठा के ऊपर झुककर उसके माथे पर किस करता है जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। किस करके वो कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारी कोई जिद नहीं मानूंगा। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहती है, आई एम फाइन ध्रुव,
ध्रुव धीरे से श्रेष्ठा के होठों पर किस करता है और पीछे हो जाता है। श्रेष्ठा कुछ सोचते हुए कहती है, जो काम था वो तो हो गया, और वो कयारा उसके भाई की बेटी है जो काव्या के पीछे पागल था। वैसे काव्या कहाँ है? ये एक शब्द सुनते ही आदित्य के कान खड़े हो जाते हैं, जो उसी कमरे में साइड में खड़ा होकर कुछ कर रहा था। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन काव्या वापस नहीं आई थी। आदित्य जल्दी से उस वार्ड से बाहर निकलता है। ध्रुव भी आदित्य को देख लेता है। श्रेष्ठा को फिर कुछ याद आता है और वो कहती है, अंश कहाँ है? ध्रुव को भी अब एहसास होता है कि ध्रुवंश नहीं है, पर उसे समझ आ जाता है कि ध्रुवंश कहाँ गया होगा। रात के 2 बजे उनकी कार एक जगह पर रुकती है जो मुंबई के बहुत ही ज़्यादा दूर था। मायरा टैब पर देखते हुए कहती है, बॉस लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है। ध्रुवंश ये सुनकर जल्दी से कार से बाहर आता है। मायरा और अखी भी निकल जाते हैं। मायरा ध्रुवंश की ओर गन बढ़ाते हुए कहती है, बॉस। ध्रुवंश तुरंत मायरा के हाथ से गन लेता है। सामने एक घर था जो बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। तीनों धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा था। तीनों अंदर जाकर अलग अलग फैल जाते हैं। कुछ अंदर जाकर ध्रुवंश को फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। ध्रुवंश उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाता है। ध्रुवंश को दीवार पर रखी हुआ फ़ोन दिखता है जिसकी फ्लैशलाइट ऑन थी। ध्रुवंश उस फ़ोन को पहले बहुत ही गौर से देखता है, फिर उसे पिक करके कान से सटाता है। तभी उधर से आवाज़ आती है, द किंग ऑफ माफिया, ध्रुवंश सूर्यवंशी, पहुँच गए तुम। आवाज़ को सुनकर ध्रुवंश गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, आई हेट यू। उसके ये बोलते ही उधर से कयारा के हंसने की आवाज़ आती है। वो हंसते हुए कहती है, कुछ महीनों पहले तो लव यू बोलते थे, खुद की फीलिंग्स में इतने कंफ्यूज्ड हो। देखो ध्रुवंश, तुम कंफर्म कर लो कि तुम मुझसे हेट करते हो या लव करते हो, क्योंकि अगर हेट करते हो तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, और अगर लव करते हो तो मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ेगा ना, तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बनने के लिए। आखिरी शब्द कयारा दांत पीसते हुए कहती है। ध्रुवंश बहुत ही सर्द आवाज़ में कहता है, तुम आओ या ना आओ, तुम्हें तो कहीं से भी खोज कर निकाल लूंगा मैं। गलत इंसान से पंगा लिया है तुमने कयारा सहगल। कयारा तुरंत कहती है, नो 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 नो, कयारा सहगल नहीं, कयारा माथुर। कयारा माथुर नाम है मेरा, और गलत इंसान से मैंने नहीं तुमने लिया है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया ध्रुवंश सूर्यवंशी। वैसे मॉम जिंदा है या मर गई? ध्रुवंश की मुट्ठी कस जाती है। कयारा कहती है, बेचारी, वैसे बहुत ख्याल रखा था मेरी मॉम ने, और तुम्हें पता है आखिरी वक्त में भी उसने मुझे डायमंड के कंगन दिए। ध्रुवंश दांत भींचते हुए कहता है, उन्हें मॉम बोलना बंद करो। ध्रुवंश की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर कयारा हंसने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था ध्रुवंश की हालत देखकर। कयारा एकदम से रुक जाती है और कहती है, बहुत ख्याल रखा तुमने, चलो तुम्हें भी अपनी खुशी लौटा देती हूँ। एक काम करो, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ पास में एक कमरा है जिसमें वेलकम बोर्ड लगा हुआ है। ध्रुवंश सिर घुमाकर देखता है। कयारा कहती है, उस कमरे का दरवाज़ा खोलो और अंदर चले जाओ। ध्रुवंश कमरे को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ये समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कयारा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तक तो मेरी ही बात मानते थे। ओह, तो तुमने आज मेरा दिया हुआ ड्रग्स नहीं लिया जो हमेशा तुम्हें मेरे पीछे आने पर मजबूर करता था। वेरी बैड, तुम मेरे बिना मर जाओगे ये सोचकर तो एक अलग ही खुशी मिलती थी मुझे, पर कोई बात नहीं, चलो अब अंदर जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ऐसा सरप्राइज जिसको देखने के बाद तुम्हारी नफरत शायद मेरे लिए थोड़ी सी कम हो जाए। ध्रुवंश पहले तो अपनी जगह पर ही डट कर खड़ा रहता है, फिर कुछ सोचते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ जाता है, फिर उसके पास पहुंचकर दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा देखते ही ध्रुवंश के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। कमरे के अंदर जाकर जैसे ही ध्रुवंश सामने देखता है, उसके हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिससे कयारा का कॉल कट हो जाता है। सामने बेड पर धारा लेटी हुई थी। सफ़ेद चादर बिछी थी। चादर के ऊपर धारा किसी बेसुध शरीर जैसी लेटी हुई थी। ध्रुवंश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ पैर सब जम चुके थे। उसे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पा रहा था और ना ही अपने होश में होने पर। ध्रुवंश की नज़र बस सामने ही थी। तभी उस रूम में लगे स्पीकर पर कयारा की आवाज़ आती है, शॉक्ड ध्रुवंश सूर्यवंशी, सोच में पड़ गए ना कि मरी हुई तुम्हारी स्वीट हार्ट जिंदा कैसे हो गई, या फिर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी स्वीट हार्ट जिंदा है। कयारा के इतना बोलते ही ध्रुवंश का दिल एकदम से धड़क उठता है। ध्रुवंश के कदम धीरे धीरे बढ़ते हैं। वो धारा के सामने जाकर अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाता है। ध्रुवंश का पूरा शरीर कांप रहा था। ध्रुवंश अपने हाथ बढ़ाते हुए धारा के हाथ को धीरे से छूता है। धारा के शरीर को छूते ही ध्रुवंश की सारी बेचैनी जैसे पल भर में खत्म हो जाती है। उसका दिल जो हमेशा बेचैन रहा करता था वो अपने आप शांत हो गया। ध्रुवंश को अब समझ आ गया कि ये उसकी धारा ही है। ध्रुवंश धीरे से धारा के गाल पर हाथ रखकर उसे बुलाता है, स्वीट हार्ट। धारा का पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे वो मृत शरीर हो। ना उसकी सांसें चल रही थी और ना ही कोई मूवमेंट। ध्रुवंश धारा को उठाने की ही कोशिश कर रहा था। तभी कयारा की आवाज़ आती है, उसे परेशान मत करो ध्रुवंश, वो गहरी नींद में सो रही है, तुम्हारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही। प्यार करने वाले इंसानों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है ना। ध्रुवंश स्पीकर की ओर देखकर सर्द आवाज़ में कहता है, क्या किया है तुमने इसके साथ?
उस कमरे में माइक भी लगा हुआ था जिससे कयारा की आवाज़ ध्रुवंश सुन सकता था और ध्रुवंश की आवाज़ कयारा सुन सकती थी। कयारा तुरंत कहती है, वही जो पहले किया था, इंजेक्शन लगाकर कुछ घंटों के लिए इसे मार दिया है। अब उसकी बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा, एक तरह से समझो वो मर ही गई। उसके ये बोलते ही ध्रुवंश धारा को देखता है जो सच में मरी हुई लग रही थी। कयारा ध्रुवंश के चेहरे को देखते हुए कहती है, बेचारे किंग ऑफ माफिया, एक मज़े की बात बताऊं, तुमने जो मेरे चाचू को लव के बारे में स्पीच दी थी वो सब कुछ तुमने किया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, एक तरह से बोला जाए तो होने वाली वाइफ को तुमने चीट किया। उनके होते हुए तुम 5 बार मेरे साथ इंटीमेट हुए। कयारा की ये बात सुनकर ध्रुवंश अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसे भी अब सब कुछ क्लियर समझ आ रहा था कि बात क्या है। कयारा अपने चाचू से मतलब आयुष्मान माथुर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। आयुष्मान माथुर की एक बीवी भी थी जब उसने काव्या के ऊपर नज़र डाली और कहा कि वो काव्या से प्यार करता है, तो ध्रुवंश ने उससे कहा था कि ये किस तरह का प्यार है, ऐसा कोई प्यार नहीं होता। बीवी होने के बावजूद किसी और लड़की को देखना बहुत गलत है। जब कयारा छोटी सी थी तभी उसने अपने चाचू को जेल जाते हुए देखा। अपने चाचू से दूरी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने ध्रुवंश को उस वक्त से ही टारगेट कर लिया। ध्रुवंश की ज़िंदगी में वो ऐसे तूफान बनकर आई कि उसने ध्रुवंश की पूरी ज़िंदगी को तहस नहस करने का सोच लिया और उसने किया भी। प्यार के मामले में ध्रुवंश की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, एक तरह से बर्बाद हो गई। कयारा अपने बीते कल को याद करते हुए कहती है, आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी मेरे चाचू ने? सिर्फ इतना ही कि उसने प्यार किया था और तुम लोगों ने उन्हें गुनहगार बनाकर जेल भेज दिया। पूरे 5 साल मैं अपने चाचू के लिए तड़पी हूँ। यू नो वॉट, जब भी मैं तुम्हारे करीब होती थी तो तुम्हें हमेशा जान से मारने का मन करता था। हमारी मुलाकात शुरू हुई जो मैंने खुद करवाई थी तुम्हें किस करके। उसके बाद जब तुम मेरे रूप पर नहीं मरे, मुझे इग्नोर करते रहे, तो मुझे ड्रग्स का सहारा लेना पड़ा। पहले तो मैंने खुद पर ही अटैक करवाकर तुम्हारे सामने महान बन गई और फिर हर रोज़ तुम्हें ड्रग्स देकर खुद के करीब आने पर मजबूर कर दिया, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार के सामने गिराकर तुमसे बदला लेना था। तुम्हें पता है, हमारा इंटीमेट वीडियो तुम्हारी स्वीटहार्ट देखती है और रोया भी करती है। ध्रुवंश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ध्रुवंश कयारा की बातों को सुनते हुए हर वक्त के साथ टूटता जा रहा था, क्योंकि जब वो भी धारा के होते हुए उसने दूसरी लड़की को छुआ। कयारा तो ध्रुवंश को बस टूटता हुआ देखना चाहती थी। कयारा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम अपने प्यार को धोखेबाजी देने का शौक मनाओ। मैं अपने चाचू की शादी एंजॉय करती हूँ। मेरे चाचू तुम्हारी मम्मा को लेकर आ गए हैं और अब वो मेरी चाची बनने वाली हैं। सो गुड बाय। उसके इतना बोलते ही आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ध्रुवंश वहाँ खड़ा हुआ चुपचाप सोचता ही जा रहा था, तभी अचानक उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, शादी, माई फुट। ध्रुवंश जल्दी से धारा के पास जाता है और उसके गाल को सहलाते हुए उसे गौर से देखता है। ध्रुवंश को इस वक्त पास्ट की याद आ जाती है। फ्लैशबैक। स्वीटहार्ट, मेरी बात तो सुनो। ध्रुवंश धारा को आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे जा रहा था। वहीं धारा किसी बात पर गुस्से से ध्रुवंश से दूर जा रही थी। ध्रुवंश अचानक ही धारा की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। धारा उसे गुस्से से घूरती है। ध्रुवंश उसे देखकर कहता है, कहाँ जा रही हो? धारा गुस्से से ध्रुवंश से कहती है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या, तुम जाओ ना, अपनी उस श्वेता के पास उसी के साथ चिपके रहो। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, जेलसी, नाइस। धारा तुरंत कहती है, हाँ तो क्या तुम्हें नहीं होगी जब मैं किसी दूसरे लड़के की गोद में बैठी रहूंगी? ध्रुवंश के फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसका फेस एकदम से डार्क हो जाता है। वो बहुत ही सर्द आवाज़ में कहता है, जान ले लूंगा उसकी जिसने भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। धारा उसे हैरानी से देखती है। ध्रुवंश धारा के छोटे से चेहरे को पकड़कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा, और मैं किसी के साथ नहीं चिपका था। वो अचानक मेरे ऊपर गिरी। तुम कहो तो मैं उसे मार दूं? धारा हैरानी भरी आवाज़ में कहती है, पागल हो क्या? किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती, तो दूसरी लड़कियों से दूर रहो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहना। ध्रुवंश धारा की आंखों में देखते हुए कहता है, आई प्रॉमिस, तुम्हारे सिवाय किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा। मेरे दिल में, मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर सिर्फ तुम्हारा हक है। धारा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ध्रुवंश धारा के गले लग जाता है। धारा भी उसकी पीठ पर हाथ रख लेती है। टू बी कंटिन्यूड।